मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत जम के मेहनत कर रहे होंगे, तैयारियां चल रही होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इनकम टैक्स में देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्जेम्पशन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है। और एग्रीकल्चर इनकम हमारा जो है वो सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में आता है, और सेक्शन 10 जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम को डिफाइन करता है। यानी जो एग्रीकल्चर इनकम हो गई वो फिर क्या हो गई, हमारी एग्जेम्प्ट इनकम हो गई। और इनकम अगर एग्जेम्प्ट होती है तो क्या होता है, वो हमारी टोटल इनकम में नहीं जुड़ती है। ठीक है, आज टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपको बताने जा रही हूँ। पहला, जो कि एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड नहीं है, जबकि ऑल ओवर आपको अब हम जब फ्यूचर क्लासेस करेंगे वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट आपको कुछ आइडियाज शेयर करूँगी जो आपके एग्जाम व्यू पॉइंट में आपको हेल्प करेगा। तो आज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आज से मैं आपको प्रोविजन रीड करना भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है, रिवीजन पोर्शन और फिर मेमोराइजेशन पोर्शन, तो अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन पोर्शन आपका इजी हो जाएगा। मेमोराइजेशन के लिए आपको प्रोविजन को बार बार रीड करना और प्रोविजन को बार बार ऑडियो में सुनना, दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं आप। ठीक, उससे आपको वो प्रोविजन जो है मेमोराइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रिक्स मैं आप धीरे धीरे आपको सिखाऊंगी, उसको आपको जब भी कभी आपके लाइफ में इन द एवर इन लाइफ आपके लाइफ में लॉ से मीट करना हो रहा है, कोई प्रोविजन और एक्ट से मीट आउट करना है, आप में वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को बेसिकली एग्रीकल्चर वर्ड को इनकम टैक्स में स्पेसिफिकली नहीं स्पेसिफाई किया है, मतलब डिटेल में नहीं बताया गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम का जनरली जो मीनिंग होता है वो होता है टिलिंग ऑफ लैंड यानी खोदाई, सोइंग ऑफ सीड। ठीक है, एंड उससे रिलेटेड कोई भी बेसिक ऑपरेशन, जो भी बेसिक ऑपरेशंस हो। ठीक है, कोई भी बेसिक ऑपरेशंस हो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, और उसमें क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है किस चीज़ पे, ह्यूमन स्किल पे, लेबर पे, कौन सी लेबर जो एग्रीकल्चर लैंड पे काम कर रही होगी। ठीक है, सो बेसिक ऑपरेशंस पे फोकस किया, उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जब एक्टिविटी कैरीड होती है तो उसमें दो तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। एक आपके होते हैं बेसिक ऑपरेशंस और दूसरे होते हैं आपके सब्सिडरी ऑपरेशंस। ठीक, तो जो ऑपरेशंस जो नेसेसरी हैं फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिवली रेसिंग द प्रोड्यूस, यानी उगाने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को उगाने के लिए जो बेसिक आपके ऑपरेशंस हैं, ठीक है, लैंड पे, उसको बोलते हैं बेसिक ऑपरेशंस। और सब्सिडी ऑपरेशंस क्या हो गए, जो कि बेसिक से रिलेटेड होंगे, मीन्स द ऑपरेशंस विच आर टेकन इन कंजक्शन विथ and as a continuation of the basic operation. And what is a basic operation? The operations which are necessary for the purpose of effectively raising the products from the land are the basic operations. ठीक है, तो जो प्रोड्यूस होते हैं एग्रीकल्चर हमारे लैंड पे, उसको क्या क्या जैसे बोल सकते हैं, क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं आपके, लाइक कॉफ़ी होते हैं, टी होते हैं, स्पाइसेस होते हैं। ठीक है, और कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉटन फ्लेक्स, इंडिगो, ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, सो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहलाता है। ठीक है, सो अभी मैंने आपको 3 वर्ड्स बता दिए। एक मिनट, 3 वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे बताए। एक मैंने मीनिंग बताई एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया ऑपरेशंस, एग्रीकल्चर के जो ऑपरेशंस होते हैं, एक होगा बेसिक और दूसरा होगा सब्सिडरी। ठीक, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसे कहते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, लाइक ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, टी, कॉफ़ी, टोबैको, इंडिगो, कॉटन फ्लैक्स, ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहलाते हैं। तो इसकी डिफिनीशन ऑलरेडी कवर्ड है। लुक, एग्रीकल्चर को तो बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका बुक, ये नोट में आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जिनके पास बुक्स हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट बुक्स को रेफ़र करेंगे, जिनके पास बुक्स नहीं हैं, और जैसे ही मार्केट नॉर्मल हो जाती है, बिकॉज अभी यही एजुकेशन सेक्टर्स को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिला है, हम जितना पॉसिबली जल्दी हो पाएगा
हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अदरवाइज आप स्ट्रेट अवे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे एक्ट में ये दिया हुआ है और मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे भी रख दिया है इसको। 2 मिनट स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे और इसको क्विक रीडिंग कर लीजिए। जो मैंने आपको समझाया, एक एग्रीकल्चर, दूसरे ऑपरेशन जो कि बेसिक ऑपरेशन और एक सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है, ठीक है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैंने आपको एक जनरली कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। चलिए अब हम देखते हैं बेसिकली जो हमें देखना है एग्रीकल्चर इनकम अंडर आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ठीक है। इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम तभी माने जाएगा जब उसकी कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है। सो पहली कंडीशन क्या है उसकी कि एक तो जो इनकम ड्राइव्ड होगी वो लैंड होनी चाहिए, सिचुएटेड होनी चाहिए इंडिया में, ठीक। और दूसरी वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज्ड होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं इफ़ यू डोंट माइंड मैं नीचे लिख के पहले आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन ओपन कर दूंगी तो आप रीड कर लेना या बुक में डायरेक्ट रेफर कर लेना। अंडरस्टैंडिंग है तो हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो आईटी एक्ट में क्लासिफाई किया गया है एग्रीकल्चर इनकम, अगर ये जो दो कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाइड हो गई तो हम इसको एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, ठीक है। सो कौन सी ये दो इनकम है, एक दो कंडीशन है सॉरी, एक ये कि जो लैंड है वो सिचुएट होना चाहिए इंडिया में, और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, यूज्ड होना चाहिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अगर ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो उसको हम क्लासिफाई कर देंगे एग्रीकल्चर इनकम में, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इनकम में उसको हमने क्लासिफाई किया है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तब हम उसको एग्रीकल्चर इनकम में क्लासिफाई कर लेंगे, ठीक। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं अब हम वो देखेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हम किसे कहते हैं, जो लैंड हमें एग्रीकल्चर इनकम होती है उसे हम किसे हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। एक पहली जो कि या तो रेंट मिल रहा हो या रेवेन्यू मिल रहा हो, किससे, उस लैंड से, ठीक है। रेंट मिल रहा हो या रेवेन्यू मिल रहा हो उस लैंड से, उसको बोल देंगे एग्रीकल्चर इनकम। दूसरी जो कि उस लैंड पे कुछ काम कर रहा हूं, तो जो भी इनकम ड्राइव हो रही हो, जो भी इनकम हो, जो भी इनकम आपकी ड्राइव कर रही हो फ्रॉम सच लैंड, जो कि एग्रीकल्चर से हो रही हो। आपने नॉर्मल एग्रीकल्चर किया तो ऊपर हमने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन अंडरस्टैंड ही कर ली, ठीक। तो ये भी क्या हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया। तीसरी बात क्या बोली कि सेल से हो रहा हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, ठीक है, या कोई प्रोसेस कैरी कर रहा हो, ऑर्डिनरी प्रोसेस, ऑर्डिनरी मैंने बताई, ठीक है, ऑर्डिनरी प्रोसेस एम्प्लॉयड कर रहा हो, ठीक है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो फिट हो जाए मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है। वो कौन कर सकता है, कल्टीवेटर खुद भी कर सकता है और कोई और रिसीवर भी कर सकता है, ठीक है। यानी कभी कभी क्या होता है ना, कल्टीवेटर विद द एज या किसी अदर फैक्टर्स की वजह से वो अपनी लैंड को किसी और को रेंट पे दे देते हैं, तो अगर वो व्यक्ति भी कर रहा होगा तो भी वो इस डिफिनेशन में फॉल कर जाएगा और उसे हम एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे। और फोर्थ और जो आखिरी एग्रीकल्चर इनकम है जो कि उसको फार्म हाउस से होगी, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कंडीशन देखी कि अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसे एग्रीकल्चर इनकम क्लासिफाई करेंगे। क्या दो कंडीशन है कि लैंड इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए और दूसरा वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, ठीक। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम क्या है, किस किस चीज से होगी जिसे हम इनकम मानेंगे, वो उसको या तो रेंट रिसीव हो रहा हो या रेवेन्यू मिल रहा हो, किससे, उस लैंड से, ठीक। लैंड कौन सी, जो इंडिया में है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है। और कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है, वो इनकम जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हो रही हो। तीसरा, सेल से हो रही हो या कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोसेस हो रहा हो या फिर कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग ऑर्डिनरी एक्टिविटी कंडक्ट हो रहा हो ताकि उसे मार्केट में फिट टू सेल किया जा सके, ठीक है। और फोर्थ केस में फार्म हाउस से कोई इनकम हो रही है तो भी उसे एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। ये तो मैंने आपको ब्रॉड हेड्स एक ब्रॉड आइडिया दे दिया, ठीक है। तो चलिए अब इंडिविजुअली हम एग्रीकल्चर इनकम
क्या है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला था रेंट एंड रेवेन्यू मिल रहा है, ड्राइव फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए क्योंकि एंड यूज किया, यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। तो इसके तीन चीज़ों को ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर, रेंट और रेवेन्यू मिल रहा हो उससे, उस लैंड से, ठीक है। लैंड जो है इंडिया में होनी चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहला वाला आपको क्लॉज हो गया जिसको हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, क्योंकि ये तो मैंने कॉमन कंडीशन बता दी, ठीक, और ये जो एक्स्ट्रा वाली है, ठीक है। और अगर फॉरेन में है लैंड तो वो फॉरेन इनकम हो जाएगा, ठीक है, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों टैक्सेबल होगा? क्योंकि वो सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में कवर नहीं होगा, वो एग्जेम्पशन का पार्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब रेंट और रेवेन्यू क्या होता है, चलिए समझते हैं। रेंट जो किराया मिल रहा है, ठीक है, और रेवेन्यू क्या है, अदर देन रेंट उसको रेवेन्यू मिल रहा है। अदर देन रेंट यानी कोई फीस है, लाइसेंस फीस वगैरह मिल रही है तो वो रेवेन्यू में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम प्रोविजन को रीड कर लेते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड इन मनी और इन काइंड बाय वन पर्सन फ्रॉम अनदर फॉर राइट टू यूज लैंड इज टर्म्ड एज रेंट, राइट टू यूज दिया है, ठीक है, उसको राइट टू यूज दिया हुआ है। द रेंट कैन आइदर बी रिसीव बाय द ओनर ऑफ द लैंड और बाय द ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम द सब टेनेंट, ठीक है। तो ओनरशिप यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, एक ओनर है, उसको किसी भी XYZ रीजन से किसी और को टेनेंसी पे दिया है, उसने किसी और को टेनेंसी पे दे दिया, तो वो क्या हो गई, सब टेनेंसी हो गई, ठीक है। एक ने दूसरे को टेनेंट बना दिया, ठीक है। तो चाहे ओनर को रिसीव हो रहा हो या टेनेंट को रिसीव हो रहा हो, दोनों ही एग्रीकल्चर इनकम माननी जाएगी, ठीक है। दिस implies that the ownership of the land is not necessary and thus the rent received by the original tenant from the subtenant also would also be the agriculture income subject other condition must be satisfied, ठीक है, mention above be satisfied. Next, revenue क्या होता है, income includes, it includes income other than rent. Example के लिए fees received from renewal for grant of land on lease would be the revenue from the land. मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या हो जाता है रेवेन्यू, क्या होता है रेंट, ठीक। अभी तो हमने किससे किया, रेंट और रेवेन्यू रिसीव हुई। दूसरी मैंने क्या बताया था, एग्रीकल्चर, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीकल्चर से जो इनकम ड्राइव हो रही है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा कि उसको फिट टू मार्केट में ले जाने के लिए, ठीक है, मार्केट के लिए फिट करना है, तो जो भी ऑर्डनरी प्रोसेस है, ऑर्डनरी प्रोसेस को कर रहे हैं ताकि उसको फिट टू मार्केट कौन कर रहा हो, या तो ओरिजिनल कर रहा हो टेनेंट ओनर या टेनेंट फॉर द सब टेनेंट, ठीक है। सो प्रोविजन रीड करियो, द इनकम फॉर द प्रोसेस employed to render the produce fit to be taken to the market would be the agriculture income. However, it must be a process ordinary employed by the cultivator खुद or receiver of the rent of in kind, and the process must be employed to produce a good fit to be taken to the market, ठीक है, ताकि उसको बस मार्केट तक फिटिंग किया जाए। थ्रेशिंग, विनोइंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, क्रशिंग एक्सेट्रा, लाइक सब्जी निकाली, उसको धुल दिया, उसके बाद धुलना प्रोसेस जो हुआ वो भी उसको फिट टू दी मार्केट हो, तो वो भी क्या हो गई, इनकम हुई, एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। जो मार्केटिंग प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, जो कि प्रोड्यूस हो सकते हैं रॉ फॉर्म में, ठीक है, रॉ फॉर्म में ऑलरेडी भेजे जा सके बट उनको प्रोसेसिंग की गई हो, ठीक है, तो उसमें पार्शली एग्रीकल्चर होगा और पार्शली बिजनेस इनकम हो जाएगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू रीड द प्रोविजन। इफ द मार्केटिंग प्रोसेस इज परफॉर्म ऑन अ प्रोड्यूस which can be sold in a raw form, but income derived from such is which can be sold in a raw form but processing हुई है, तो उसको एग्री एंड बिजनेस दोनों पार्ट में माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, एक तो फिट टू द मार्केट पर्पस के लिए ना, और दूसरा सेल के लिए कि गुड को सेल कर रहे हैं तो रेवेन्यू जनरेट होती है ना। सो एनी इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ एनी प्रोड्यूस टू द कल्टिवेटर और receiver of rent in kind is agriculture income, provided it is from the land situated in India and used for the agriculture purpose. However, if the produce is subject to any process other than the process ordinary employed to make the produce fit for the market, the income arising from such produce would be partially agriculture and partially non-agriculture, ठीक है। अगर वो रॉ फॉर्म में जा सकता है और फिर प्रोसेसिंग हुई है तो उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एग्रीकल्चर पर्पस पे एंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पस पे।
इफ द अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक टी, कॉटन, टोबैको, शुगर केन सब्जेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ रही है उनको, ठीक है, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को सोल्ड किया जा रहा है, ठीक है, सो प्रॉफिट उसमें से वही एग्रीकल्चर एंड बिजनेस दोनों मान लिया जाएगा, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर पोर्शन होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में, और नॉन एग्रीकल्चर यानी बिजनेस वाला पोर्शन जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो था, थर्ड इसमें बताया गया क्योंकि इसने जो बाकी ये जो कंडीशन है इनको कंबाइन कर लिया है, अपने ने दोनों को अलग किया है, ठीक है। तो ये फार्म हाउस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग which is owned and occupied by the receiver of the rent or revenue of any land or occupied by the cultivator or the receiver of the rent in kinds, मतलब ये ओरिजिनल ओनर और टेनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर कैरीड आउट हो रही है तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम में जो है फार्म इनकम जो फार्म हाउस से मिलेगी उसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, तभी उसे एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं डिटेल में एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए हमने एक तो ये क्लासीफाई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, और दूसरा किसे किसे माना, रेंट एंड रेवेन्यू जो रिसीव हो रहा है लैंड से वो डिस्कस हो गया, ठीक। इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड थ्रू एग्रीकल्चर, इनकम जो ड्राइव्ड हो रही हो, ठीक है, वो भी डिस्कस हो गया। सेल हो रही हो तो मैंने सेल का पार्ट अलग डील किया, इन लोग ने यहाँ पे मैंने सेल का अलग डील किया और प्रोसेसिंग का अलग से हो गया, और फार्म हाउस अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फार्म हाउस वाली जो इनकम है, फार्म हाउस की जो इनकम है उसकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी उसे हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, ठीक है। क्या कंडीशन है, पहला जो बिल्डिंग है फार्म हाउस की, जो बिल्डिंग है, ठीक है, फार्म हाउस की या तो ऑन या, ठीक है, इमीडिएट विसिनिटी यानी बिल्कुल इमीडिएट बगल की जमीन हो, ठीक है, इमीडिएट विसिनिटी किसके होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड के, एग्रीकल्चर लैंड के, ठीक है। फिर प्रोविजन क्या हुआ इसका कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज ऑन, ये आपको गिवन है एक्ट्स में, बिल्डिंग क्या होना चाहिए, ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, कौन सी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। दूसरा या तो इसने ऑक्यूपाइड किया हो कल्टीवेटर ने, या रिसीवर ऑफ द रेंट या रेवेन्यू, तो मतलब ओनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओनरशिप जो है आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ पे मैं इसको थर्ड कंडीशन कर रही हूँ ताकि आपको मेमोराइज रहे। थर्ड कंडीशन आप ये कर देंगे कि ये यूज्ड हो रही हो, यूज्ड हो रही हो किसके लिए, ड्वेलिंग या स्टोर हाउस के लिए। अब मानो गेहूं निकाला, ठीक, या आपने सब्जी निकाली बहुत ज़्यादा, तो उसको रख दो बाहर खुले आसमान में, नहीं रख सकते, स्टोर हाउसिंग है, तो क्या वो स्टोर हाउस से कोई भी इनकम हो रही है या रेंट हो रही है या रेवेन्यू हो रहा है, क्या वो टैक्सेबल है, नो, क्यों, क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम की डिफिनीशन में फॉल कर रहे हैं, ठीक। तो वो क्या है, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस है, और अगर इनकम फ्रॉम फार्म हाउस है वो एग्रीकल्चर इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम आपकी सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में कवर है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक। तो पहली कंडीशन, एक तो बिल्डिंग इज ऑन और इन इमीडिएट विसिनिटी होनी चाहिए लैंड के, दूसरी कि वो कल्टीवेटर को हो या रिसीवर ऑफ द रेंट को हो या रेवेन्यू को हो, मतलब ओनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, और तीसरी कंडीशन वो यूज होना चाहिए फार्म हाउस ड्वेलिंग के लिए, स्टोरिंग हाउस के लिए, ठीक है, आउट हाउस फॉर्म में, ठीक। और फोर्थ कंडीशन क्या है, लैंड की कंडीशन है, ठीक है, ये फोर्थ कंडीशन है, ये लैंड की कंडीशन है। लैंड की कंडीशन दो होगी, या तो वो एसेस्ड होगा टू द लैंड रेवेन्यू या तो एसेस्ड नहीं होगा। पहला वाला केस हमारा एसेस्ड का है, ठीक है। तो अगर लैंड एसेस्ड है, ठीक है, तो द लैंड शुड आइदर बी एसेस्ड टू द लैंड रेवेन्यू, ठीक है, और नॉट एसेस्ड टू द लैंड रेवेन्यू, ठीक, which should not be situated within the municipality, municipal corporation, notified area committee, टाउन एरिया कमिटी, टाउन कमिटी, कंटोनमेंट बोर्ड एक्सेट्रा, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। वहाँ की पॉपुलेशन जो है 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम अगर इसको लिंक कर लें, द लैंड अगर ये नॉट एसेस्ड है, ठीक, या तो एसेस्ड होगी तो ठीक है, फार्म लैंड में आ गया, द लैंड इज एसेस्ड तो ठीक है, वो ऑलरेडी फार्म लैंड हो गया, फार्म लैंड हो गया तो पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, बाकी तीनों कंडीशन ऊपर की सेटिस्फाइड हो रही हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम हो गया। अगर एसेस्ड नहीं हो रहा, ठीक, अगर एसेस्ड
नहीं हो रहा हो और जो फार्म हाउस है, ठीक है, वो सिचुएटेड नहीं होना चाहिए कहाँ पे, म्यूनिसिपैलिटी इन सब कॉरपोरेशन में सिचुएटेड नहीं होना चाहिए जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम हो, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं हुई, ठीक है, तो फार्म लैंड होगी, फार्म हाउस होगा, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, अगर हम एरियली में मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को, ठीक है, सो वो नॉट सिचुएटेड इन एनी एरिया, ठीक है, विद इन द डिस्टेंस बिलो, ठीक है, यहाँ पे सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो फार्म हाउस हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड नहीं होनी हुई, चलिए देख लेते हैं। नॉट बीइंग मोर देन 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यानी इक्वल टू और लेस देन 2 किलोमीटर होनी चाहिए फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी, एनी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है, ठीक है। और एंड प्लस क्या है, उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, बट 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो फार्म हाउस है वो कहाँ सिचुएटेड नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर के अंदर अंदर सिचुएटेड होना चाहिए, 6 किलोमीटर के अंदर अंदर सिचुएटेड होना चाहिए, और उसकी पॉपुलेशन जो है भले 1 लाख से ज्यादा हो बट इक्वल टू और लेस देन 10 लाख हो। थर्ड, कहाँ पे वो फार्म हाउस नहीं सिचुएटेड होना चाहिए, जहाँ पे मोर देन 8 किलोमीटर्स, यानी इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन 8 किलोमीटर एरिया में वो सिचुएटेड होनी चाहिए, जिसकी पॉपुलेशन भले ही 10 लाख से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो फार्म हाउस हो जाएगा। और अगर फार्म हाउस है तो वो एग्रीकल्चर, अगर वो फार्म हाउस है तो वो एग्रीकल्चर इनकम हो गया, ठीक, प्रोवाइडेड उसकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। एग्रीकल्चर इनकम हो गया तो वो सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में आ जाएगा और एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक। अब कभी कभी कुछ केसेस आते हैं जो कि यूपीएससी में तो अभी तक कभी नहीं आए हैं, यूपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्रीकल्चर में, या कई बार आपका अपोस्टमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो कई बार रेंट और रेवेन्यू में कंफ्यूजन आ जाती है, फुल फ्लैश न्यूमेरिकल आते हैं, इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बैक कैलकुलेशन में एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप चेक करो कि क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं, तो आपको ये चारों पॉइंट याद आ जाएंगे, ठीक है, कि वो एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं, ठीक। और अगर वो एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके बाद आप फिर बैक ये चेक करो कि क्या वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता था और क्या वो लैंड इंडिया में है। अगर हाँ तो सीधे सीधे वो सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में आ गया, और जैसे ही वो सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 के अंदर आ गया तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, कुछ केस में हमने 2 पार्ट में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम दोनों होगी। फॉर एग्जाम्पल जो रॉ फॉर्म में सेल किए जा सकते थे बट उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग हुआ फिर उसे सेल किया गया, तो उस केस में 2 पार्ट की इनकम होगी, जिसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया हो। मैं एक बार ब्रॉड हेडिंग्स आपको दिखा देती हूँ। ये कंडीशन है फार्म हाउस की, हमने दिखाई आपको, ठीक। ये यूज्ड होना चाहिए ड्वेलिंग और उसके लिए, तो ये हमारी थर्ड कंडीशन हुई। और सेकंड कंडीशन मैंने ओनरशिप वाली लगा दी, ठीक। और फर्स्ट कंडीशन लैंड, सॉरी फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो फार्म हाउस की 4 कंडीशन दिखाई मैंने। एक लैंड की, या तो जो फार्म हाउस है उसी लैंड पे हो या बगल में हो। दूसरी कंडीशन मैंने ओनरशिप की दिखाई कि जरूरी नहीं है किसी की भी ओनरशिप हो। तीसरी मैंने बताया कि वो ड्वेलिंग, स्टोर हाउस, आउट हाउस फॉर्म में यूज होना चाहिए। और चौथी मैंने असेसमेंट की बताई, या तो वो असेस्ड हो रहा हो, ठीक, एरिया, और या तो अगर असेस्ड नहीं हो रहा हो तो उस वो पर्टिकुलर लैंड में सिचुएटेड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ही वो फार्म हाउस माना जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने फार्म हाउस की बता दी डिफिनीशन। और आपका फार्म हाउस क्या है, फार्म हाउस से इनकम, रेंट या रेवेन्यू आ रहा है तो वो क्या हो गया, आपका एग्रीकल्चर इनकम हो गया, ठीक। प्रोवाइडेड आपने 2 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड की, एक वो इंडिया में होना चाहिए, दूसरा वो यूज होना चाहिए एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, ठीक। तो ये फिर क्या हो जाएगा, सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में आ जाएगा, ठीक। चलिए मैं बैक एक क्विक रिकॉल करा रही हूँ आपको, ठीक। दूसरी मैंने ये आपको बताया कि सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द मार्केट है, ठीक है, ब्रॉड हेडिंग में दिखा रही हूँ ताकि आपको क्विक कैसे रिविजन करना है।
और प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू द मार्केट। अब सी वाले में मैंने क्या बोला, सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, और यहाँ पे मार्केट तक ला रहे हैं, मार्केट तक केवल ला रहे हैं, और लास्ट वाले में सेल कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे एक्चुअली एग्रीकल्चर ही है जो खुद का प्रोडक्शन है, ठीक। तो तीन बात हो गई ना, एक ही एग्रीकल्चर, और दूसरा उसको मार्केट तक ला रहे हैं, और तीसरा उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो ये सारी क्या हो गई, एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएंगी, ठीक है। रिवीजन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे रिवीजन करेंगे आप, ठीक है। जो लोग मेमोराइज करवाने के टेक्निक में हैं उनको और मैं शॉर्टकट टेक्निक्स बताऊंगी कि आपको कैसे तुरंत ही याद हो जाए, ठीक है। फिर फर्स्ट कंडीशन क्या थी भाई, लैंड हमारा जो है रेंट या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। रेंट और रेवेन्यू, फिर ये तो आपकी बेसिक कंडीशन हर के साथ जुड़ी है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 एग्रीकल्चर इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। सो किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी डाउट हो जाता है तो प्लीज़ आप पूछेंगे, ठीक है। यू जस्ट रीच टू मी, और so we will meet in the next video and discuss further. So till then, keep working hard and keep progressing every single day, ठीक है। किसी दिन भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जस्ट क्लोज योर आइज एंड वॉच। सिर्फ दो चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट ना पूरा पूरा दिन गंवा देते हैं मोटिवेशनल वीडियोस को देखने में। आई वोंट सजेस्ट यू, मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगी, क्लोज योर आइज एंड थिंक। आपके दो ही मोटिवेशन पावर हो सकते हैं, एक वो फ्लैग जो इंडिया का है कि आपको अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, एंड सेकंड आपके पेरेंट्स जिनके लिए, या आप अगर मैरिड हैं तो वाइफ और हस्बैंड जिनका चेहरे पे आप वो स्माइल देखना चाहते हैं, जिनको आप कुछ इससे कुछ देना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो बस उनके बारे में सोचना है। ये तो ऐसे मोटिवेशन पावर है ना, ये आपको एक भी दिन थकने नहीं देंगे। एंड बिफोर गोइंग टू बेड और मॉर्निंग में उठते ही इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में आइज क्लोज करके सोचना और कहना है बस मुझे करके दिखाना है, और एट एनी कॉस्ट मुझे करके। मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं अगर हार्ड वर्क है और मोटिवेशन है। और मोटिवेशन केवल मोटिवेशनल वीडियोस से नहीं मिलेंगे, हाँ उससे कभी कभी एक किक मिल जाता है, बट मैक्सिमम टाइम यूपीएससी के एस्पिरेंट उसी पे स्पेंड कर देते हैं, पढ़ते कम है। मेरे हिसाब से पढ़ाई ज़्यादा करनी है, और मोटिवेशनल किक आपकी आंखों में बसा होना चाहिए, जो कि वो इंडिया का फ्लैग है, वो भारत माँ है, ठीक है। और आपके पेरेंट्स या आपके जो भी स्पाउस हैं, हस्बैंड और वाइफ, just think, close your eyes and just think for their happiness. That will be all your motivation. So keep working hard. All the very best. See you in the next video.